नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक यानी समाचारों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो तो, और यदि आपको अपने बच्चों की फीस से पेट्रोल 92 रुपये के पास पहुँच गया है, सिलेंडर 700 रुपये के पास पहुँच गया है, बच्चों की फीस लाख रुपए साल की पहुंच गई है, और भी 50 तरह के ऐसे खर्चे जिनको आप सहन नहीं कर सकते, और यदि आप सहन करे जा रहे हो तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लड़ाई झगड़े की बहस देखने से या पेट्रोल सस्ता होने से किस में आपका फ़ायदा हो सकता है, या बच्चों की फ़ीस की बहस हो या और किसी बात की बहस हो जो आप अभी इन दिनों मीडिया चैनलों पर देखे जा रहे हो, तो किन से आपका विकास हो सकता है, किन से देश का विकास हो सकता है, ये तुलना करके थोड़ी देर सोच करके यदि आप बैठोगे तो वो आपको बताएगा कि आपका किससे विकास हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा तसल्ली करके विचार करके आप देखें। मीडिया ने कई जगह इतनी गंदी बहस चालू कर दी है कि अब आपका विकास संभव है या नहीं है, यह आप विचार करें। तो इसलिए खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही 32 साल का यह स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया। गुरुवार को ज्यूरिख में हुई वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल किया। दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 थी और इसका केंद्र गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप के झटके गुरुवार को रात करीब 11:45 बजे महसूस किए गए। फिलहाल किसी के जान माल की हानि की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने माना है कि दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। वहीं ऐसा अनुमान है कि महीने के अंत तक दिल्ली को 2 डिग्री का टॉर्चर भी झेलना पड़ सकता है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पाला पड़ रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़क कर 3 डिग्री पहुंच गया है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह का तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। लगातार गिर रहे तापमान और शीतलहर के कारण आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिस्किट बनाने वाली कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी के आईपीओ को इस साल का सबसे तगड़ा सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन के हिसाब से यह इस साल का सबसे सुपर हिट आईपीओ साबित हुआ। आखिरी दिन यानी 17 दिसंबर को सबसे ज़्यादा आईपीओ के लिए आवेदन किए गए और ये आईपीओ अपने इश्यूज साइज से 199 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक सामूहिक स्तर पर कोविड-19 के टीकाकरण करने के लिए अपनी अनुमति देता है तो पहले दौर में राज्य में लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से देश के हर नागरिक को निःशुल्क वैक्सीन देने का भी आग्रह किया। भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालिया टिप्पणियों का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अत्याचारों के लिए माफ़ नहीं किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्मिता पंत ने एक प्रेस वार्ता में हाल में दी गई शेख हसीना की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि भारत प्रधानमंत्री हसीना की भावनाओं का बहुत सम्मान करता है और उन्हें समझता है। हसीना ने कहा था कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अत्याचारों के लिए पाकिस्तान को माफ़ नहीं किया जा सकता है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि हिंद प्रशांत अवधारणा वाले कल की कोई संभावना नहीं है, बल्कि बीते हुए कल की वास्तविकता थी और इसे अस्वीकार करना वैश्वीकरण को खारिज करने के समान है। जयशंकर ने सीआई भागीदारी शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत अवधारणा पर हाल के दिनों में हुए राजनीतिक संवादों में काफ़ी अधिक चर्चा हुई है। उन्होंने रेखांकित किया कि वे पहले भी कह चुके हैं कि हिंद प्रशांत अवधारणा आने वाले कल की कोई संभावना नहीं, बल्कि बीते हुए कल की वास्तविकता थी। वहीं मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कीम केस में एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने रोमिल विनोद कुमार रामगढ़िया को वडाला के घर से हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद रोमिल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 19 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया।
रोमिल बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का पूर्व कर्मचारी है। महाराष्ट्र में घटे कोविड मामलों में जैसे ही कुछ राहत दिखी, मौत के आंकड़े एक बार फिर तेजी दिखा रहे हैं। राज्य में एक दिन में 95 मौतें हुई। भारत के कुल एक्टिव मामलों में 19% मामले महाराष्ट्र से है। वहीं कुल मौतों में 33% महाराष्ट्र से है। राज्य के 4 जिलों में 64% एक्टिव मामले हैं और राज्य की 54% मौत भी इन्हीं जिलों के नाम है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में ही देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने गुरुवार को बताया कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए प्रारंभिक निधि दी जाएगी। खेल विश्वविद्यालय खुलने से महाराष्ट्र सहित देश के प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की खेल सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं इसरो ने निजी क्षेत्र की तरफ से निर्मित किए जा रहे सैटेलाइट को भी आसमान के दर्शन कराने की तैयारी कर ली है। यह तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से किए गए सुधारों के तहत मिली छूट के महज 8 महीने के अंदर पूरी कर ली गई है। इसरो का पोलर रॉकेट PSLV C51 अपने अगले अभियान में एक निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आनंद को आसमान में साथ लेकर जाएगा। वहीं 1 करोड़ कोरोना संक्रमितों के करीब पहुंचे भारत में अब तक 60% लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका, इटली, जर्मनी समेत अन्य देशों की तरह संक्रमण की दूसरी लहर दिखाई देना मुश्किल है। यह मानना भारत सरकार के विशेषज्ञ समूह का है, जो लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर गणितीय मॉडल के आधार पर निगरानी रखे हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दिल्ली, NCR और इससे लगते इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने इस आयोग का गठन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किया था। सभी निजी सुरक्षा गार्डों को भीड़ नियंत्रण, अग्निशमन और IED की पहचान के लिए कम से कम 20 दिन का प्रशिक्षण हासिल करना होगा। वहीं निजी सुरक्षा एजेंसियों के मालिकों को आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर 6 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के साथ ही प्रोटोकॉल तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं। वहीं जयपुर साहित्य महोत्सव का 14वां संस्करण अगले साल फरवरी में वर्चुअल मोड में होगा। इसमें वक्ताओं को पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। 19 से 21, 26 से 28 फरवरी तक होने वाले साहित्य महोत्सव में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व न्यायाधीश और रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता LB सैश, भौतिक वैज्ञानिक कार्लो रोवेली, संस्कृत विद्वान विवेक ओबेरॉय, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और गीतकार प्रसून जोशी सहित अन्य लेखक और वक्ता शामिल होंगे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड का पूर्ण इस्तेमाल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। FSL ने निर्भया फंड से मिले 6.28 करोड़ रुपए में से 4 नई मशीनें खरीदी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 26,754 नए केस कोरोना के आए। बीते 24 घंटों में 30,891 मरीज ठीक भी हुए। 299 संक्रमितों की मौत हुई। इससे इलाज करा रहे मरीज यानी एक्टिव केस में 4,497 की कमी आई है। देश में अब तक 99.77 लाख कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं ठंड की वजह से अब लोगों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राजस्थान में खेत पर एक व्यक्ति की ठंड लगने से मौत हो गई। राजस्थान और पंजाब में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। तो वहीं हिमाचल के पहाड़ों पर ठंड के कारण बर्फ जमने लगी है। वहीं राजस्थान के उदयपुर के परिवहन और सैनिक कल्याण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास 20 दिसंबर को उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। इनके साथ सहकारिता और उदयलाल आंजना मंत्री भी उदयपुर आएंगे। वहीं उदयपुर में ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के नगर उपखंड प्रथम में वार्षिक रखरखाव के चलते संबंधित क्षेत्रों में 18 दिसंबर यानी आज जलापूर्ति प्रभावित रही। उदयपुर से ही भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू संसाधन विभाग के सचिव अजय तर्की आज सुबह 8 बजे से जिले में वाटरशेड प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा साय यानी शाम 7 बजे वायुसेना से दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। नरेगा आयुक्त किशन रहेंगे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।